जय हिंद साथियों। आज है पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ का 16th डे और आज हम देखेंगे पॉलिटी का 10 एमसीक्यू को, जो कि हम डेली देखते हैं। ठीक है, तो जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप लोग इससे पहले के वीडियोज़ को नहीं देखे होंगे ना पॉलिटी का, तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। चलो आज का सेकेंड क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आज का सेकेंड क्वेश्चन है, विच आर्टिकल गिव पार्लियामेंट पावर टू फॉर्म ए न्यू स्टेट्स। तो कौन सा आर्टिकल जो है ना प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट को न्यू स्टेट्स बनाने के लिए। पार्लियामेंट को, कहाँ, किसको, पार्लियामेंट को बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट को जो है वो न्यू स्टेट क्रिएट करने के लिए कौन सा आर्टिकल दिया गया हमारे संविधान में। तो हमारे संविधान में दिया गया है इसके लिए आर्टिकल 3 जो है ना, हमारे संविधान का आर्टिकल 3 जो है वो बताता है क्या, हम लोग जो है वो न्यू स्टेट को क्रिएट कर सकते हैं। न्यू स्टेट को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है, या फिर हम चेंज कर सकते हैं बाउंड्री को। ठीक है, देखो हम आगे बताते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 3 में दिया गया है, आर्टिकल 3 गिव्स पार्लियामेंट कैन क्रिएट करने का पावर देता है, फिर चेंज करने का, या फिर रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हम स्टेट को क्या करते हैं, रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे न्यू स्टेट्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, मर्ज कर सकते हैं हम स्टेट्स को, या फिर डिवाइड कर सकते हैं स्टेट्स को। ये हमारे संविधान का आर्टिकल 3 हमें इसका पावर देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, चेंज कर सकते हैं क्या, बाउंड्रीज को भी चेंज कर सकते हैं, या फिर उसका नाम जो है ना वो भी चेंज कर सकते हैं। हम स्टेट्स का नाम भी चेंज करने का वो हमारे संविधान के आर्टिकल 3 में दिया गया। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल्स के रूप में देखें कि तेलंगाना का एग्जाम्पल ले, जो कि 2014 में जो है वो क्रिएट किया गया था, किससे, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, और उसी प्रकार से छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, ये जो है वो 2000 में जो है वो क्या हुआ था, क्रिएट किया गया था। यानी किसी और स्टेट से जो है ना वो टूटा था और एक नया राज्य का निर्माण किया गया था। ठीक है, कब, 2000 में। और उसी तरह से लद्दाख जो यूटी है उसको क्रिएट किया गया था कब, 2019 में। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शेड्यूल कंटेन्स द लैंग्वेज रीऑर्गेनाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा शेड्यूल जो है ना वो लैंग्वेज के बारे में बताता है। हमारे शेड्यूल जो है, हमारे संविधान में कितना शेड्यूल है बताओ। हमारे संविधान में जो है 12 शेड्यूल है। ठीक है, 12 शेड्यूल है ना, तो उसमें से 12 शेड्यूल में कौन सा शेड्यूल जो है वो लैंग्वेज से रिलेटेड बात करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8th शेड्यूल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8th शेड्यूल जो है वो लैंग्वेज से रिलेटेड बात करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या है। तो हमारे संविधान के 8वां शेड्यूल में जो है ना 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। कितना है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज का बात करता है। देख सकते हो कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन जब हमारा संविधान बना था ना उस समय 8वां शेड्यूल में केवल और केवल जो है ना वो 14 ऑफिशियल लैंग्वेज थे। कितना थे, 14 ऑफिशियल लैंग्वेज थे। लेकिन जैसे कि 21 अमेंडमेंट के तहत जो है ना वो सिंधी भाषा को जोड़ा गया, 21st अमेंडमेंट के तहत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया, वहीं 92nd अमेंडमेंट के तहत जो है ना बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। ठीक है, ओरिजिनली रूप से कितना था, ओरिजिनली रूप से 14 ऑफिशियल लैंग्वेज था, जबकि अभी कितना है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, 22। ठीक है, देख सकते हो कि हमारे संविधान में जो 12 शेड्यूल है ना उसको देख सकते हो। इसको याद करने का एक ट्रिक है। ठीक है, देख सकते हो, इसको याद कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, जैसे फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, टेरिटरीज से रिलेटेड। ठीक है, सेकेंड में इमोल्यूमेंट्स, जिसको हम सैलरी बोल सकते हैं, इससे रिलेटेड जो है वो बताया गया है। ठीक है, थर्ड में एफर्मेशंस, या इसको ओथ कह सकते हैं, इससे रिलेटेड। ठीक है, तो फोर्थ में जो है वो राज्यसभा से रिलेटेड, फिफ्थ में शेड्यूल्ड एरियाज से रिलेटेड, सिक्स में अदर शेड्यूल्ड एरियाज से रिलेटेड, सेवन्थ में फेडरल स्ट्रक्चर से, एट्थ में ऑफिशियल लैंग्वेज से, नाइन्थ में लैंड रिफॉर्म से, 10th में डिफेक्शन से रिलेटेड, 11th में पंचायत से रिलेटेड, 12th में म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड। ठीक है, इसके लिए हमें टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग इसको खाली याद कर लेना कि 12 शेड्यूल है, और जो बताएं सो कि 8th शेड्यूल में जो है वो लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। ठीक है, कितना लैंग्वेज, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि जब हमारा संविधान बना था तो केवल 14 ऑफिशियल लैंग्वेज था। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय। तो ज्वाइंट सिटिंग जो है वो प्रिसाइड किसके द्वारा किया जाता है बताओ। ज्वाइंट सिटिंग जो है वो किसके द्वारा चलाया जाता है। तो ज्वाइंट सिटिंग जो है ना वो
स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा, किसके द्वारा, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा जो है ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड किया जाता है। ठीक है, देख सकते हो कि ज्वाइंट सिटिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो प्रिसाइड करते हैं किसको, ज्वाइंट सिटिंग को। किस आर्टिकल के तहत, तो 108 आर्टिकल के तहत जो है ना वो ज्वाइंट सिटिंग के बारे में दिया गया है। 108 आर्टिकल में जो है वो ज्वाइंट सिटिंग के बारे में दिया गया है। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग क्या होता है, तो देख लो, ज्वाइंट सिटिंग कंबाइंड मीटिंग होता है ना लोकसभा के मेंबर्स का और राज्यसभा के मेंबर्स का जो है ना वो कंबाइंड मीटिंग होता है, यानी कि वहाँ पे जो है ना किसी बिल के ऊपर जो है ना, किसी बिल के ऊपर स्पेशली रूप से डिस्कशंस किया जाता है ताकि उसे जो है ना वो पास किया जा सके और न्यू लॉ को लाया जा सके। ठीक है, अच्छा, ज्वाइंट सिटिंग को जो कॉल करता है, ज्वाइंट सिटिंग को जो बुलाता है वो कौन बुलाता है, तो हमारे देश के राष्ट्रपति जो है ना वो ज्वाइंट सिटिंग को बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति जो है वो ज्वाइंट सिटिंग को बुलाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द अडल्ट सफरेज। अडल्ट सफरेज का मतलब क्या होता है, अडल्ट सफरेज का मतलब होता है कि जैसे कि 18 साल हो गया, ठीक है, 18 साल हो गया तो उसको वोट देने का अधिकार हो जाता है। तो ऐसा जो है वो हमारे संविधान में जो है ना किस आर्टिकल में दिया गया है, इसके लिए हमारे संविधान में जो है ना आर्टिकल 326 में जो है वो दिया गया है किसके रिलेटेड, तो अडल्ट सफरेज से रिलेटेड जो है वो 326 में दिया गया। ठीक है, अडल्ट सफरेज का मतलब 18 साल प्लस, जिसका 18 साल हो गया ना उसे क्या वोट देने का अधिकार मिल जाता है। देखो यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान में आर्टिकल 326 में प्रोवाइड्स करता है क्या, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, विच मीन्स क्या होता है, एवरी सिटीजन्स जिसका 18 साल से ऊपर जो हो जाता है उसे वोट देने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, हैज़ द राइट टू वोट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कोई भी रिलीजन्स को हो उसे क्या हमारे संविधान में उसे वोट देने का अधिकार मिल जाता है। कास्ट से कोई प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो उसे ना किया जा सके, ये अधिकार प्राप्त है। ठीक है, एजुकेशन और वेल्थ। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच बॉडी डिसाइड्स डिसक्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। कौन सा बॉडी जो है ना, कौन सा बॉडी जो है वो डिसाइड्स करता है, कौन सा बॉडी जो है वो डिसाइड्स करता है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड। तो कौन सा बॉडी डिसाइड करता है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड, बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पीकर या चेयरमैन, स्पीकर या चेयरमैन, चेयरमैन बोले तो राज्यसभा का चेयरमैन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर या चेयरमैन। एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। क्या है, ये हमारे संवैधानिक लॉ है जो कि डिस्क्वालीफाई करता है, डिस्क्वालीफाई कर सकता है। ठीक है, एमपी एमएलए को हु चेंज पॉलिटिकल पार्टीज, जो चेंज करना चाहते हैं, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, अगर वो चाहता है जब कोई सरकार बना ना, जब कोई सरकार बना तो उसमें क्या पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है कि कोएलिजन रूप से अगर कई सारे पार्टियां मिल करके सरकार बनाती है और फिर बाद में चाहे कि वो उस पार्टी से हट जाए, यानी कि उस सरकार बनाने के लिए जिस पार्टी में सम्मिलित हुए था ना, तो उस पार्टी से हटना चाहता है, तो उसे हटने के लिए जो है ना वो एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। अगर उसे हटना है तो उसे वो प्रोटेक्ट करने का जो है ना वो काम करता है। उसे प्रोटेक्ट करने का क्या काम करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अगर वो हटना चाहेगा ना तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उस मेंबर को क्या किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, एमपी एमएलए को जो है ना वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसी को कहते हैं हम क्या, एंटी डिफेक्शन लॉ, हु चेंज पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर इलेक्शंस प्रोवाइडेड अंडर 10th शेड्यूल। ये हमारे संविधान के 10th शेड्यूल में भी लिखा गया है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आई होप आपको एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो समझ में आया होगा। ठीक है, चलो देखते हैं हम आगे। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था कब, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो है वो 1985 में जो है जोड़ा गया था। ठीक है, कहाँ ऐड किया गया था, तो 10th शेड्यूल में, हमारे संविधान के 10th शेड्यूल में जो है वो ऐड किया गया था। ओके, अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का 7th क्वेश्चन जो है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द स्पेशल स्टेटस ऑफ सर्टेन स्टेट्स। कौन सा
आर्टिकल जो है प्रोवाइड्स करता है किसी स्टेट को स्पेशल स्टेटस देने के लिए, स्पेशल स्टेटस देने के लिए जो है वो कौन सा संविधान में आर्टिकल बताया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। स्पेशल स्टेटस का बात करें जैसे जम्मू कश्मीर, ठीक है, हम आगे देखते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 370। तो हमारे संविधान में स्पेशल स्टेटस के बारे में 370 में दिया गया है, हिस्टोरिकली प्रोवाइडेड स्पेशल स्टेटस टू जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को क्या दिया गया था? स्पेशल स्टेटस। स्पेशल स्टेटस के हेतु अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेशल स्टेटस का मतलब होता है कि ना उसका अपना संविधान हो, जैसे कि उसका अपना एक अपना संविधान की तरह जो है ना, जैसे भारत का एक अपना संविधान है, उसी तरीके से स्पेशल स्टेटस दे दिया ना तो उस स्टेट का जो है ना वो अपना एक संविधान हो जाएगा, अपना फ्लैग हो जाएगा, अपना हर चीज़ जो है ना वो अपना इंडिपेंडेंट रूप से कर सकता है, ठीक है। उसी कहते हैं हम स्पेशल स्टेटस, ठीक है। जैसे कि जम्मू कश्मीर को मिला था, ठीक है, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, सेपरेट फ्लैग हो जाएगा, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? स्पेशल स्टेटस। लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, यानी कि उसको कोई फोर्स नहीं कर सकते कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानो, समझ गया। अब स्पेशल ऑटोनॉमी का बात करता है, ठीक है। तो ये कहाँ किसको दिया गया था स्पेशल स्टेटस? हमारे संविधान में। तो जम्मू कश्मीर को जो है ना उसे स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड था, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 370 को जो है ना वो एब्रोगेट कर दिया गया कब? 2019 में जो है ना 5 अगस्त 2019 को जो है ना वो जम्मू कश्मीर को जो मिला था स्पेशल स्टेटस उसे क्या कर देगा? रिमूव कर देगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर ऑफ द यूनियन। तो कौन सा आर्टिकल जो है ना प्रोवाइड्स करता है ऑफिशियल लैंग्वेज को? यूनियन में कौन सा लैंग्वेज जो है ना कौन सा आर्टिकल जो है प्रोवाइड करता है ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन में जो है ना, यानी कि हमारे राष्ट्र में ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ना वो कितने लैंग्वेज को प्रोवाइड किया गया है? तो इससे रिलेटेड जो है ना वो हमारे संविधान में कहाँ लिखा गया है बताओ? इससे रिलेटेड हमारे संविधान में लिखा गया आर्टिकल 343 में। आर्टिकल 343 में जो है ना हमारे संविधान में ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड लिखा गया। कहाँ पे? 343 में, ठीक है। तो ये क्या चीज़ होता है? सो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 343 में तो हमारे संविधान जो है वो डिक्लेयर करता है हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी जो हमारे क्या है? राष्ट्रभाषा है ना, राष्ट्रभाषा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये हमारे संविधान के किससे? हमारे संविधान के आर्टिकल 343 से। आल्सो प्रोवाइड्स इंग्लिश को भी जो है ना वो क्या कर देगा? इंग्लिश क्या है? इंटरनेशनल भाषा है, तो इसको भी जो है ना वो कंपलसरी कर देगा, इसको भी जो है ना यूज़ के लिए फॉर द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस कंटिन्यूएशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसको भी जो है वो क्या प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। तो कौन सा आर्टिकल जो है ना प्रोवाइड्स करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स के बारे में बताओ? फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स यानी किसी भी धर्म को मानने की जो है वो इंडिपेंडेंट रूप से छूट कौन सा देता है? तो हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 25 जो है ना वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स के बारे में जो है ना बात करता है, ठीक है। देख सकते हो आर्टिकल 25 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 25 जो है प्रोवाइड्स करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोफोगेट ऑफ रिलीजन्स, ठीक है। इसके बारे में बात करता है। तो ये सब चीज़ क्या होता है? सो देखो यहाँ पे इसको सिंपल भाषा में अगर समझे तो आर्टिकल 25 जो है ना प्रोवाइड्स करता है एवरी पर्सन को राइट टू रिलीजन्स फ्रीडम बिलीव, यानी कि कोई भी रिलीजन्स को मान सकता है, उसको छूट है कि वो किसी प्रकार के रिलीजन्स को मान सकता है या फिर विश्वास कर सकता है या फॉलो कर सकता है, पीसफुली स्प्रेड कर सकता है उस लैंग्वेज, उस जो धर्म जो है ना उस धर्म को लेकर के वो स्प्रेड भी कर सकता है। ये हमारा अधिकार देता है हमारे संविधान के 25 आर्टिकल के तहत, ठीक है। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द इंटर स्टेट काउंसिल। कौन सा आर्टिकल जो है प्रोवाइड करता है इंटर स्टेट काउंसिल? इंटर स्टेट काउंसिल मतलब इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स को जो है ना वो कौन रिजॉल्व करने का काम करता है? कौन सा आर्टिकल के तहत दिया गया है बताओ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 263। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 263 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 263 जो है प्रोवाइड करता है इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में कौन बात करता है? तो 263 देख सकते हो, ये आर्टिकल 263 जो है वो प्रोवाइड करता है
हमारे संविधान में इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में आर्टिकल 263 जो है प्रोवाइड करता है एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल टू प्रमोट एंड कॉपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच जो है ना वो डिस्प्यूट्स ना हो, तो इसके लिए जो है वो हमारे संविधान में जो है वो 263 जो है बात करता है। ठीक है, देख सकते हो कि क्या करता है, तो ये रिजॉल्व करने का काम करता है डिस्प्यूट्स को बिटवीन स्टेट्स के बीच। ठीक है, डिस्कस कॉमन पॉलिसीज, कोऑर्डिनेट सेंटर और स्टेट्स रिलेशंस के बीच। ठीक है, अब तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, सो देखते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स सुप्रीम कोर्ट एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट को कौन सा आर्टिकल जो है ना प्रोवाइड करता है एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब समझ लो पहले। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट कोई केस को देख रहा है, ठीक है, सिंपल भाषा में समझो, जैसे सुप्रीम कोर्ट कोई केस को देख रहा है, ठीक है, किसी मुद्दा को देख रहा है, अगर उस मुद्दा को देख लिया, अगर उससे रिलेटेड क्या अगली बार कोई लोअर कोर्ट जो है ना उस केस से रिलेटेड सुनवाई कर सकता है। जैसे अभी हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, केशवानंद भारती केस का जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तो केशवानंद भारती क्या एक आदमी का नाम था केशव, ठीक है, उस आदमी से रिलेटेड हम लोग आज पढ़ते हैं ना, तो आज भी बहुत सारा केस को जो है उससे क्या किया जाता है, उससे रिलेटेड किया जाता है। तो उसी तरह से जो है ना सुप्रीम कोर्ट को कौन सा आर्टिकल जो है ना ये प्रावधान देता है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड करने का, यानी अपनी डाटा को जो है वो रिकॉर्ड करने का जो है ना ये किस आर्टिकल में लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। हमारे संविधान के 129 आर्टिकल में जो है वो ये चीज़ बताया गया है, ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में। किसके बारे में? तो सुप्रीम कोर्ट के लिए। किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है ना कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ए 129 आर्टिकल में बताया गया है, जबकि हाई कोर्ट के लिए जो है ना वही काम 215 में, कहाँ पे 215 में हाई कोर्ट भी वही काम को करता है, जैसे उसके लोअर कोर्ट जो है ना उस डिसीजन के हिसाब से क्या सुनवाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम आज का इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो आर्टिकल 129 में क्या दिया गया है? तो डिक्लेयर्स करता है सुप्रीम कोर्ट एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड गिव्स द पावर टू पनिश करने का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इज ए कोर्ट हुज जजमेंट्स एंड डिसीजंस आर परमानेंटली रिकॉर्डेड, यानी कि उस जो केस को देखा उसको क्या, उसको उस केस से रिलेटेड जो भी डिसीजंस आया ना उसको क्या परमानेंटली रूप से जो है रिकॉर्ड करने का आदेश देता है हमारे संविधान के आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। ये क्या करता है? तो रिकॉर्ड्स आर ऑथेंटिक लीगल ऑडियंस, ठीक है। डिसीजंस बिकम प्रेसिडेंट्स ऑफ लोअर कोर्ट्स, रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी अदर कोर्ट, कोर्ट हैज़ पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, कोर्ट को पावर देता है तो पनिश करने के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो इससे रिलेटेड हम सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इज ए कोर्ट हुज डिसीजंस आर ऑफिशियल्स परमानेंट ट्रस्टेड एंड मस्ट बी फॉलोड बाय द अदर कोर्ट्स, यानी कि वो जो डिसीजंस लिया गया है उसको ट्रस्टेड माना जाता है और उसे फॉलो अदर कोर्ट्स जो है ना उसे क्या कर सकता है, फॉलो कर सकता है, ठीक है। ये हमारे संविधान में लिखा गया है, ठीक है। व्हेन समवन इंसल्ट्स द कोर्ट, जब कोई कंटेम्प्ट का मतलब समझा रहे हैं, ठीक है। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है सो समझ लो। व्हेन समवन इंसल्ट्स द कोर्ट, डिसरिस्पेक्ट्स द जज और डज नॉट फॉलो कोर्ट ऑर्डर, तो हम उसे क्या कहते हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। कोई इंसल्ट कर रहा हो कोर्ट को या फिर डिसरिस्पेक्ट कर रहा हो जज को, ठीक है, या कोर्ट का ऑर्डर जो है वो ना फॉलो कर रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का। थैंक यू, आज का क्वेश्चन इतना ही था। टेक केयर, बाय बाय।